हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉमर्स कीड़ा। आई एम सुरजीत मौर्य। हम लोग अपने इस वीडियो लेक्चर में कवर करने वाले हैं द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के बारे में। और इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो आइए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। सबसे पहले हम समझते हैं कि व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है और किस एग्रीमेंट को हम कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे। देखिए, यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए दो बातों का होना आवश्यक है। सबसे पहले बात, एक एग्रीमेंट होनी चाहिए और उसके बाद वह एग्रीमेंट इन्फोर्सिएबल बाय लॉ होना चाहिए। ओके, जो कॉन्ट्रैक्ट की डिफिनेशन दिया गया है द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में, वह डिफिनेशन दिया गया है सेक्शन 2H में। आइए देखते हैं सेक्शन 2H क्या कहता है। यहाँ पर बताया गया है एन एग्रीमेंट इन्फोर्सिएबल बाय लॉ। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए एक एग्रीमेंट होना चाहिए और वह इन्फोर्सिएबल बाय लॉ होना चाहिए। मीन्स कि अगर एक एग्रीमेंट है टू पार्टी के बीच में और वह एग्रीमेंट इन्फोर्सिएबल बाय लॉ है तो उसे हम कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे। ओके, देखिए यहाँ पर हम मान लेते हैं मिस्टर ए है और ये मिस्टर बी है। इन दोनों के बीच में कोई एग्रीमेंट हो रहा है, और वह एग्रीमेंट इन्फोर्सिएबल बाय लॉ है तो उसे हम कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे। हम समझेंगे, हम नेक्स्ट स्लाइड में समझेंगे कि एग्रीमेंट किसे कहते हैं, लेकिन उससे पहले हम समझ लेते हैं कि इन्फोर्सिएबल बाय लॉ किसे कहते हैं। इन्फोर्सिएबल बाय लॉ का मतलब यह है कि वह एग्रीमेंट लीगल होना चाहिए, जिसको हम कॉन्ट्रैक्ट कोर्ट में चुनौती दे सके। जैसे अगर इन दोनों पार्टी के बीच में कोई एग्रीमेंट हुआ है और कोई एक पार्टी है जो अपने लायबिलिटीज का पेमेंट नहीं कर पाती है तो अनदर पार्टी उसके ऊपर केस कर सकती है एक कोर्ट में। ठीक है, जैसे अगर इन दोनों के बीच में एक कार को सेल करने या परचेज करने से लेकर कॉन्ट्रैक्ट किया गया है, तो अगर एक पार्टी कार को सेल करती है अनदर पार्टी को एंड अनदर पार्टी उसके कंसिडरेशन का पेमेंट नहीं करता है, तो जिस व्यक्ति की कार रही होगी वह कोर्ट में क्या कर सकता है, अनदर पार्टी के खिलाफ केस कर सकता है। लेकिन अगर दो पार्टी हैं उनके बीच में ड्रग्स की सप्लाई करने से रिलेटेड एग्रीमेंट हुआ होगा जो कि इलीगल एग्रीमेंट है, तो अगर एक पार्टी है वो ड्रग्स की सप्लाई करती है और अनदर पार्टी उसके कंसीडरेशन यानी उसके अमाउंट का पेमेंट नहीं करती है, तो फर्स्ट वाला पर्सन जो है उसके खिलाफ कोर्ट में केस नहीं कर सकता है। ठीक है, यानी वह इन्फोर्सिएबल बाय लॉ नहीं है। ओके, देखिए कॉन्ट्रैक्ट के लिए एग्रीमेंट प्लस इन्फोर्सिएबल बाय लॉ होना आवश्यक है। आइए हम समझ लेते हैं कि एग्रीमेंट किसे कहते हैं, व्हाट इज एग्रीमेंट। जो एग्रीमेंट की डिफिनेशन दी गई है वह सेक्शन 2E में दिया गया है और सेक्शन 2E एग्रीमेंट के बारे में बताता है कि एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर। अगर टू पर्सन के बीच में अगर प्रॉमिस हुई है, जो कि वह प्रॉमिस जैसे देखिए यहाँ पर मिस्टर ए है और यहाँ पर बी है, इन दोनों के बीच में क्या हुआ है, प्रॉमिस एंड प्रॉमिस का एक्सेप्टेंसी हुआ है। ठीक, मिस्टर ए जो है वो कहती है कि मैं अपनी कार 2 लाख रुपीज में बेचूंगी। ठीक, और यहां पर मिस्टर बी है वह कहते हैं ठीक है मैं आपकी कार 2 लाख रुपए में खरीदूंगा। तो यहां पर क्या है, इन्होंने ऑफर दिया, मिस्टर ए ने मिस्टर बी को ऑफर दिया और मिस्टर बी ने उस ऑफर को एक्सेप्ट किया, तो यहां पर एक एग्रीमेंट हो रहा है। ओके, एग्रीमेंट हो रहा है यहां पर कार को बेचने के लिए। ठीक, तो एग्रीमेंट क्या है, प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन क्या है, मिस्टर बी के लिए यह कार एक कंसिडरेशन है एंड मिस्टर ए के लिए यह जो 2 लाख रुपीज है वह कंसिडरेशन है, यानी कंसिडरेशन टू ईच अदर। प्रत्येक व्यक्ति को उस
प्रॉमिस से कंसिडरेशन मिलना चाहिए। अगर एक व्यक्ति को कंसिडरेशन मिल रहा है एंड अदर पार्टी को कंसिडरेशन रिसीव नहीं हो रहा है, तो वहां पर कोई भी एग्रीमेंट नहीं होगा। ओके, यानी एग्रीमेंट होने के लिए प्रॉमिस होना चाहिए और उस प्रॉमिस में कंसिडरेशन भी होना चाहिए। ओके, आइए नेक्स्ट चलते हैं। यहां पर अब हमें समझना होगा कि प्रॉमिस क्या है, प्रॉमिस किसे कहते हैं। तो प्रॉमिस को डिफाइन किया गया है सेक्शन 2B में। यहां बताया गया है व्हेन द पर्सन टू ओन द प्रपोजल इज मेड सिग्निफाई हिज एसेंट टू द प्रपोजल इज सेड टू बी एक्सेप्टेड। प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम ए प्रॉमिस। क्या है, मिस्टर ए ने मिस्टर ए ने मिस्टर बी को एक क्या दिया, ऑफर दिया। क्या दिया, एक ऑफर दिया। ऑफर उन्होंने यह दिया कि मैं अपनी कार को बेचूंगी 2 लाख रुपए में। ओके, और मिस्टर बी ने कहा कि ठीक है, मैं उस कार को 2 लाख रुपए में खरीदूंगा। तो यहां पर इस ऑफर को एक्सेप्ट किया जा रहा है मिस्टर बी के द्वारा। ऑफर किसके द्वारा दिया जा रहा है, मिस्टर ए के द्वारा कार को बेचने के लिए, और उस ऑफर को एक्सेप्ट किया जा रहा है मिस्टर बी के द्वारा। तो यहां पर जैसे ही यह ऑफर एक्सेप्ट होता है उसे हम प्रॉमिस कहेंगे। ठीक, एक ऑफर एक्सेप्ट होने के बाद उसे हम प्रॉमिस कहते हैं, और प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन हो जाता है तो वहां पर एग्रीमेंट हो जाता है, और एग्रीमेंट प्लस इन्फोर्सिएबल बाय लॉ हो जाता है तो वहां पर कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। ठीक, तो यहां पर एक प्रॉमिस के लिए क्या आवश्यक है, एक ऑफर को हम प्रपोजल भी कह सकते हैं। ठीक, और उस ऑफर या प्रपोजल का एक्सेप्टेंसी भी होना आवश्यक है। अगर एक ऑफर मिस्टर ए ने ऑफर दिया मिस्टर बी को और मिस्टर बी ने उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया तो वो क्या हो गया, एक प्रपोजल हो गया, और उस प्रपोजल में अगर कंसीडरेशन टू ईच अदर हो गया तो वहां पर क्या हो गया, वह एग्रीमेंट हो गया। नेक्स्ट, इनफोर्सिबिलिटी बाय लॉ। यहां बताया गया है एन एग्रीमेंट टू बिकम ए कॉन्ट्रैक्ट मस्ट गिव राइट्स टू ए लीगल ऑब्लिगेशन। यानी यहां पर इलीगल ऑब्लिगेशन होना चाहिए, ना कि इलीगल। इलीगल एग्रीमेंट को हम यहां पर कॉन्ट्रैक्ट की डिफिनेशन में कवर नहीं करेंगे क्योंकि वह इनफोर्सिएबल बाय लॉ नहीं होता है। जैसे अगर एक पर्सन है वह कुछ रुपए देकर किसी अन्य पर्सन की मर्डर करवाना चाहता है तो क्या वह लीगल है, इलीगल है, तो क्या होगा, वो कॉन्ट्रैक्ट की डिफिनेशन में नहीं आएगा, एग्रीमेंट की डिफिनेशन में नहीं आएगा। जैसे यहां पर है मिस्टर ए ने मिस्टर बी से कहा कि मैं अपनी कार 2 लाख रुपए में बेचूंगी। मिस्टर बी ने कहा ठीक है, मैं 2 लाख रुपए देकर खरीद लूंगा वह कार। ये क्या है, यह एक लीगल एग्रीमेंट है। ओके, लीगल कॉन्ट्रैक्ट है। फिर इसके बाद अगर मिस्टर ए क्या करते हैं, ड्रग्स जो कि इलीगल है, अगर उसको सप्लाई करने की बात करेंगे तो वह इलीगल है, तो वह इनफोर्सिएबल बाय लॉ नहीं होगा और वह कॉन्ट्रैक्ट की डिफिनेशन में भी नहीं आएगा। एग्जाम्पल समझते हैं। ए एग्री विथ बी टू सेल कार फॉर ₹2 लाख टू बी। यानी ए क्या होते हैं, मिस्टर ए जो है और यहां पर मिस्टर बी है। मिस्टर ए एग्री होते हैं बी के साथ सेल करने के लिए कार। मिस्टर ए के पास एक कार है, उसको सेल करेंगे मिस्टर बी को। कितने रुपीज में, 2 लाख रुपीज में। Here A is under an obligation to give कार, माने मिस्टर ए का ऑब्लिगेशन है कि वह कार को मिस्टर बी को दे, और मिस्टर बी का ऑब्लिगेशन है कि 2 लाख रुपए का पेमेंट मिस्टर ए को करें। And also B is under an obligation to pay 2 lakh rupees to A. Okay, and A has a right to receive 2 lakh. यानी मिस्टर ए क्या करेंगे, इनके पास राइट है कि वह 2 लाख रुपए मिस्टर बी से रिसीव कर सकते हैं। एंड मिस्टर बी के पास राइट है कि वह कार 2 लाख रुपए के बदले में यह कार रिसीव कर सकते हैं मिस्टर ए से। अगर कोई भी पार्टी अपने ऑब्लिगेशन का, अगर मिस्टर बी को 2 लाख रुपए का पेमेंट करना है मिस्टर ए को, अगर यह 2 लाख रुपए का पेमेंट नहीं कर पाते हैं या मिस्टर ए कार
को कार नहीं दे पाते हैं मिस्टर बी को, तो दोनों पार्टी एक दूसरे के खिलाफ कोर्ट में अपील कर सकती हैं और रिकवरी के लिए उन्हें या जो लॉस हुआ है या जो डैमेज हुआ उसकी रिकवरी के लिए वह कोर्ट में अपील कर सकती हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं। एन ऑब्लिगेशन टू मेंटेन वाइफ एंड चिल्ड्रेन एन ऑर्डर ऑफ द कोर्ट ऑफ लॉ इट्स दिस आर स्टेटस ऑब्लिगेशन एंड सो आउट ऑफ द स्कोप ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ओके, यहां पर हम बिजनेस के बारे में पढ़ रहे हैं, बिजनेस से रिलेटेड कॉन्ट्रैक्ट के बारे में देख रहे हैं। अगर एक पति और पत्नी के बीच में कोई स्टेटस कॉन्ट्रैक्ट होता है या कोई सोशल एग्रीमेंट होता है तो उसको द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 से बाहर रखा गया है। इस बात को आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो हमने क्या देखा कि कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए किस किस प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ता है। सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए चाहिए दो पार्टी के बीच में ही कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। पहले जब दो पार्टी रहेंगी तो एक पार्टी क्या करेगी, ऑफर देगी। क्या देगी? ऑफर देगी। फर्स्ट स्टेप क्या है? ऑफर या प्रपोजल। एंड फिर इसके बाद जो यह बी सेकंड पार्टी है इस ऑफर को क्या करेगी? एक्सेप्ट करेगी। तो एक्सेप्ट करने के बाद यह ऑफर क्या कहा जाएगा? प्रॉमिस करना क्या कहा जाएगा, यानी आफ्टर एक्सेप्टेंसी ऑफ ऑफर बिकम प्रॉमिस। वो क्या हो जाएगा? प्रॉमिस कहा जाएगा। फिर इसके बाद अगर इस प्रॉमिस में कंसीडरेशन है फॉर ईच अदर, अगर यह जो प्रॉमिस है अगर इसमें कंसीडरेशन है फॉर ईच अदर के लिए, तो यह क्या कहा जाएगा? उसके बाद एग्रीमेंट हो जाएगा। और जब यह एग्रीमेंट इन्फोर्सिएबल बाय लॉ होगा तो उसे हम कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे। ओके, कॉन्ट्रैक्ट यानी पहले फर्स्ट पार्टी सेकंड पार्टी को क्या देगी? ऑफर देगी और सेकंड पार्टी उस ऑफर को एक्सेप्ट करेगी और एक्सेप्ट करने के बाद वह ऑफर प्रॉमिस में कन्वर्ट हो जाएगा। और प्रॉमिस प्लस कंसीडरेशन फॉर ईच अदर, दोनों पार्टी के लिए उसमें कंसीडरेशन होगा तो वह एग्रीमेंट कहा जाएगा। और यह एग्रीमेंट जब इन्फोर्सिएबल बाय लॉ होगा तो इसे हम कहेंगे कॉन्ट्रैक्ट। ओके, डिफरेंस समझ लेते हैं कि एग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट में क्या डिफरेंस होता है। ओके, देखिए एग्रीमेंट के बारे में पहले हम समझते हैं। एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग द कंसीडरेशन फॉर ईच अदर ऑफर प्लस एक्सेप्टेंसी। मीनिंग बताया गया है एग्रीमेंट की मीनिंग। अगर एक पर्सन दूसरे पर्सन को क्या कर रहा है? ऑफर दे रहा है एंड सेकंड पर्सन उस ऑफर को एक्सेप्ट कर रहा है, प्लस उसमें कंसीडरेशन दोनों पार्टी के लिए है, तो वह क्या कहा जाएगा? एग्रीमेंट कहा जाएगा। ठीक, और यहां पर कॉन्ट्रैक्ट के लिए बताया गया है। कॉन्ट्रैक्ट की मीनिंग एग्रीमेंट प्लस इन्फोर्सिएबल बाय लॉ। अगर एक एग्रीमेंट है और वह एग्रीमेंट इन्फोर्सिएबल बाय लॉ है तो उसे हम कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे। सेकेंड पॉइंट बताया गया है, इट्स ए वाइडर टर्म्स इंक्लूडिंग बोथ लीगल एंड सोशल एग्रीमेंट। एग्रीमेंट सोशल एग्रीमेंट हो सकता है, लीगल एग्रीमेंट हो सकता है, लेकिन एक कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट मतलब एक अगर लीगल एग्रीमेंट होगा बिटवीन टू पार्टी के बीच में तभी वहां पर कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। यानी सोशल एग्रीमेंट को हम कॉन्ट्रैक्ट की डिफिनेशन से बाहर रखते हैं। देखिए यहां पर दिया गया है, इट इज यूज्ड इन ए नैरो सेंस। एग्रीमेंट क्या है? एक वाइडर टर्म में हम यूज करते हैं एंड जो कॉन्ट्रैक्ट है उसे हम नैरो सेंस में यूज करते हैं, माने इसका जो ये संकुचित अर्थ में से हम यूज करते हैं। with the specification that contract is only legally enforceable agreement, मीन्स कि लीगली इन्फोर्सिएबल एग्रीमेंट, यानी यहां पर सोशल एग्रीमेंट की बात नहीं की जा रही है। इट मे नॉट क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन। एग्रीमेंट हो गया है तो इसका मतलब यह नहीं है कि वह लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट ही करता है। ठीक है, जैसे
अगर दो पार्टी हैं उनके बीच में मैरिज का कॉन्ट्रैक्ट हो गया है, तो जरूरी नहीं है कि वो लीगली ऑब्लिगेशन है कि एक दूसरे से वो मैरिज करें ही, बाद में चाहे तो नहीं भी कर सकते हैं। एन एग्रीमेंट डज नॉट ऑलवेज ग्रांट राइट्स टू पार्टी, ओके, नेसेसरली क्रिएट ए लीगल ऑब्लिगेशन। और कॉन्ट्रैक्ट में क्या होना चाहिए, एक लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट होना चाहिए। यह नेसेसरी है, ऑप्शनल नहीं है, नेसेसरी है। मतलब अगर एक लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट हो रहा है बिटवीन टू पार्टी में, तभी वहां पर कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, अन्यथा नहीं होगा। एक कॉन्ट्रैक्ट ऑलवेज ग्रांट्स सर्टेन राइट्स टू एवरी पार्टी, यानी एक कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो इसका मतलब कि जो दो पार्टी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, उन दोनों पार्टी को एक दूसरे के प्रति क्या है, राइट्स मिला हुआ है। ऑल एग्रीमेंट और नॉट कॉन्ट्रैक्ट, सभी एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते हैं। एग्रीमेंट हुआ, अगर वो सोशल एग्रीमेंट हुआ, क्या कन्वर्ट हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट में? नहीं कन्वर्ट होगा। एग्रीमेंट हुआ है दो पार्टी के बीच में, लेकिन कंसीडरेशन नहीं है, उसमें कंसीडरेशन फॉर ईच अदर नहीं है, तो क्या हुआ, एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट होगा? नहीं कॉन्ट्रैक्ट होगा। एग्रीमेंट हुआ है लेकिन वह इन्फोर्सिएबल बाय लॉ नहीं है, तो क्या उसे हम कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे? नहीं कहेंगे। मतलब कि ऑल एग्रीमेंट और नॉट कॉन्ट्रैक्ट, सभी एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकते हैं। लेकिन यहां पर दिया गया है ऑल कॉन्ट्रैक्ट आर एग्रीमेंट, यानी सभी कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट होते हैं। एक कॉन्ट्रैक्ट के लिए एग्रीमेंट प्लस इन्फोर्सिबिलिटी बाय लॉ होना चाहिए, यानी सभी एग्रीमेंट क्या होते हैं, सभी मतलब सभी कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर एक एग्रीमेंट होता है। फ्रेंड्स, हम अपने इस वीडियो को यहीं पर एंड कर देते हैं और इसके नेक्स्ट टॉपिक को हम अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।